ए जिंदगी तूने दिए हैं इतने सबक, कुछ ना कुछ सीखूंगा ज़रूर। ए जिंदगी तूने दिए हैं इतने सबक, कुछ ना कुछ सीखूंगा ज़रूर। फिर एक नई राह पर चलूँगा, फिर एक नई कहानी लिखूंगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्ज़ाम को लेके। काफ़ी सारे पेपर हमने, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो अगर पहले से, तो हमने काफ़ी सारे पेपर किए हैं। वीडियो में जाके आप लोगों को मिल जाएंगे। जब आप चैनल पे जाएंगे तो वीडियोस में देखेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 22 होगी। इससे पहले 21 पेपर तो नहीं, मतलब कि 20 ईच ऑफ 20 अलग अलग, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 के जितने भी पेपर हुए थे 2024 में, उसकी मैथ्स हमने कंप्लीट कर ली। फिर TGT PGT कई सारे पेपर कर लिए। अब ये पेपर है, ये फरवरी नहीं, मार्च में हुआ है। ये पेपर मार्च में हुआ है, और मार्च में भी कब हुआ है, मार्च 2024 का पेपर है, फाइनाइट का पेपर है PGT का। देखते हैं कि कैसी इसकी मैथ्स आई थी। ठीक है, हमारी कोशिश है कि मैथ्स में पूरे मार्क्स आए आपके। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर पूरा पेपर चाहिए तो टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पर आके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और चलिए, बाकी अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं, समझ आ रही है मेरी बात, मेरी भाषा, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खैर, करते हैं अब काम की बात। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 1 मिनट का समय लेना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन निकालने हम लोग। हाँ चलिए, निम्नलिखित डाटा। देखो, एक डाटा दिया गया है आपको। डाटा में क्या दिया गया है, डाटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें डाटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, 6, 11 एंड 17। ठीक है, साथ ही साथ इसका भार दे रखा है। भार कितना दे रखा है, 3, 5 और क्या दे रखा है, 4 और 1। एक चीज देखना, आपसे मीन पूछा है। मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, इससे एवरेज निकलता है। एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ये डाटा दे रखा है, उसका भार दे रखा है, उसका वेट दे रखा है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3 संख्या है, उसका 3 भार है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ये आ जाएगा 30, और इसी प्रकार से ये आ जाएगा 11 चौक 44, और ये आ जाएगा 17। इन सबको जोड़ लिया तो ये जोड़ के आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, अब देख लो कितनी संख्याएं थी हमारे पास, 5 3 8, 8 और 5, 8 5 13, 13 से इसको काटेंगे तो 13 7 91। ठीक है, और 13 6 78, मतलब कि अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अप्रोक्स में जाएगा कितना, 7.7 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा ही सॉल्यूशन किया है हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए, क्या देता है, कह रहा है एक किसी काम को 14 दिन में करता है, उस काम को 32 दिन में करता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक किसी काम को 14 दिन में करता है, 14 दिन में 14 डेज, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम से क्या निकल जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क इसमें कितना आएगा, 2 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 21 और 1 22, तो 224 क्या आ गया इसका टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 कम 14 जा रहा है, और 14 6 84, है ना, 8, हाँ ठीक है, 14 6 84, इसको काटेंगे तो ये 7 बढ़ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी निकल कर क्या आ गई, इसकी ए की एफिशिएंसी 16 और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल करके आ गई हमारे पास, बी की एफिशिएंसी 7 निकल करके आ गई है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि तो इसे दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो आसान सी बात है, 16 9 कितना हो गया हमारे पास, 23 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब 23 से इसको डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर लो, ज़्यादा आसान लगेगा आपको डिवाइड करना। ठीक है, 230, तो ये 9 बार जाएगा। अब देखो, कुछ और भी है क्या, 9, देखो कहीं और है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहीं पर इसको टिक किया और आगे बढ़ सकते थे आप मेरे हिसाब से। पूरा प्रॉपर करना है तो वो भी कर सकते हो। 9 तिया 27 का 7 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ से घटाया हमने तो कितना आ रहा है, 14, 14 में से 7 किया तो 7 बचा, एक 17।
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, और ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा। 7 बार कितना चला जाएगा, 7 × 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है ना। तो 9.7 आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा था, पहले भी हमने कई बार किया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि 3 में क्या दिया गया है। हाँ, एक डीलर है, 32,500 की एक बाइक खरीदी, एक हफ्ते बाद उसने 38,500 में बेच दिया, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, आसान सा क्वेश्चन है, 32,500 की खरीदी है कि 32,500 की खरीदी और बेची कितनी की, 38,500 की। तो 38,500 में से 32,500 घटा दो, 38,500 में से अगर 32,500 को घटा दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। अब 6,000 का से प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने पूछा कि कितने % का प्रॉफिट, तो 6,000 का प्रॉफिट है किस पर, उसकी वैल्यू कितनी थी, 32,500, ठीक है, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दी, 5 6 30 55 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 गया, है ना। ठीक है, और कुछ करता है, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 से काटा 24, 240। तो 240 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 13 से। 13 एकम 13 गया हमारे पास, 7 4 11, एक इधर बचा, एक इधर बचा, 13 8 104 होता है ना, 13 8 104 ऐसा कुछ आ रहा है ना। देखो 18 पॉइंट समथिंग आपको दिख ही गया है वैसे, 13 8 104 यहाँ पर लिख लो। वैसे बचेगा कितना, 6 बचेगा ना, 6 तो बचेगा, 13 पंजे 65, तो अप्रॉक्स में जाएगा ये आपका, ठीक है, अप्रॉक्स में जाएगा। प्रतिशत की गणना करनी है कि हमको, सब कुछ तो ठीक है ना, दशमलव के बाद। तो यहाँ से दशमलव लगा और यहाँ 0, 13 चौको 52, तो अप्रॉक्स में आंसर जो दे रखा है वो कितना, 18.5 दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसको एग्ज़ाम में जब आप लोग करते हैं तो इसको भी ध्यान रखा करो मेरे हिसाब से। तो जैसे कि कई बार अप्रॉक्स में आंसर निकलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा ये इस चीज़ को, तो अप्रॉक्स में लगा के आगे बढ़ सकते हैं उस पर। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से लड़ने लग जाए, है ना, कि नहीं आएगा कैसे, नहीं, प्रॉपर जितना आ रहा है उतना लगाओ और आगे चलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर, वीडियो को रोको, करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद देखना। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर ए और बी शुरू होती हैं। एक 49 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी और ए की ओर बढ़ती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ से एक रेलगाड़ी है ए, ये रेलगाड़ी है बी, एक चल रही है 49 किलोमीटर प्रति घंटे से, 49 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। ये चल रही है कितनी, ये चल रही है आपकी 63 किलोमीटर प्रति घंटे से, 63 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है जी। और एक ही समय पर चलना शुरू किया है इन्होंने, एक ही समय पर चलना भी शुरू किया है, ठीक है। कहता है कि जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 42 किलोमीटर अधिक चली, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। अब मेरी बात को समझना ज़रा, यहाँ पर याद रखना जब टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम, मेरी बात को ध्यान दोगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन कर लोगे और बेहद आसान तरीके से कर लोगे। क्या कि जब एक मिनट जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ बताना, एक डिस्टेंस ये मान लिया हमने, एक डिस्टेंस माना d1, दूसरा डिस्टेंस माना हमने d2, बराबर में एक स्पीड मानी हमने स्पीड 1 और एक स्पीड मानी स्पीड 2। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, इसका भी यही होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है जी। अब एक चीज़ देखना, मैंने कहा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का मतलब है इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d1 की वैल्यू क्या आ रही है, स्पीड 1, d2 की वैल्यू आ रही है क्या, स्पीड 2। तो यहीं से मैंने इस बात को क्लियर किया कि यदि डिस्टेंस क्या हो, सॉरी, यदि टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो कहलाता है, ठीक है। इतनी बात को थोड़ा ध्यान रखना।
आ जाइए, अब आगे की बात करते हैं। एक चीज़ देखना, तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है, तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे स्पीड है, अब इसको काट लो 49/63, इसमें इसको रेसो में कर लेते हैं, 7×7 49 हो गया, 7×9 63 हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूँ, सॉरी टाइम की बात नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस का रेसो भी क्या होगा, डिस्टेंस का रेसो यही होगा, मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस का रेसो वही होता है जो स्पीड का रेसो है जब टाइम कांस्टेंट हो। अब हमने टाइम कैसे कांस्टेंट देख लिया, क्योंकि वो जैसे अगर 6 बजे चला है, सुबह 6 बजे चला है, तो ये भी 6 बजे चला होगा, और कहीं 11 बजे आके दोनों मिल गए, 11 बजे दोनों आके मिल गए, तो 6 बजे से लेके 11 बजे तक 5 घंटे हो गए, तो ये भी इधर से 5 घंटे चला होगा, ये भी इधर से 5 घंटे चला होगा, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सुबह 6 बजे चला, ये सुबह 6 बजे चला, दोनों चले 6 बजे हैं, एक 10 बजे मिल रहा है और एक 11 बजे मिल रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस का रेसो ही क्या हो जाता है, स्पीड का रेसो हो जाता है। हमने कहा ये डिस्टेंस है, अब देखो डिस्टेंस है वो कह रहा है A B से 2 किलोमीटर फालतू चलता है, तो ये 2 फालतू चल रहा है, और क्वेश्चन में जो दिया गया है एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में 42 किलोमीटर फालतू है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 21 आ गई, क्या बात सही है, एक की वैल्यू 21 आ गई, हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा, तो टोटल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16, मल्टीप्लाई 16 कर दिया, तो 16 कम 16, 16 नहीं 32, 32 और 1 33, ठीक है, सही से लिख लो इसको, 33 को 336 आपका आंसर आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना, 336 है क्या ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन ए। और किसी को लगता है ना कि वीडियो स्लो लग रही है, तो इसको 2x पे भी देख सकते हो आप, ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी कर लोगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या ही बताएं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने कई बार किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक कलम की कीमत 20% की वृद्धि हुई, कलम की कीमत को हमने इनिशियली 100 माना, 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब 120 मान ले, 100 पर 120 की वृद्धि होगी, फिर 30% की वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि, परसेंटेज का साइन हटा, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो 156% आ जाएगा। एक चीज़ देखो, हमने इनिशियली कितना माना था, 100, तो ये 100 से कम है या ज़्यादा है, तो आप कहोगे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 56%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 56% उसकी कीमत क्या हो गई, वृद्धि हो गई, बस यही आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 7.5 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 और a का स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, a की वैल्यू हमें 7.5 दे रखी है, तो 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर, तो 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया कितना, 56/25, ये स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। दशमलव था 2 अंकों के बाद, तो दशमलव हमने लगा लिया। यहाँ से √3 की वैल्यू 1.7 ले लेंगे, जो वैल्यू होती है, ठीक है। हमने पॉइंट के बाद a की वैल्यू ली, क्योंकि ऑप्शन अगर देखेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों को बस, और कैलकुलेट करके आपका अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स जो आपका आंसर आएगा वो 24.356 के अप्रॉक्स आएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। कुछ खास था नहीं, कैलकुलेशन थी, इसलिए खुद से ट्राई कर सकते हो आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स,
देखो पहली संख्या हमारे पास 1 थी, दूसरी संख्या लास्ट संख्या हमारे पास 150 है, डिवाइड बाय 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 150 ही है। इससे इसको काट दिया तो ये आ गया 75। 75 की मल्टीप्लाई 151 से कर दो। 75 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 151 से कर देंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 11325 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं 8 में क्या दिया गया है। 8 में क्या दिया गया है तो देखो 8 में क्या दिया गया है, मेरी बात को ध्यान से समझना ज़रा। देखो इसको करने के दो तरीके, एक तो बेसिक तरीका हो गया और एक आप लोग मान सकते हैं ट्रिक वगैरह जो भी है कि आपकी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता दूं या फिर आपको सॉल्व, चलो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉपर सॉल्व होता है। क्लास 9 का क्वेश्चन है वैसे। खैर तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको x मान लिया, ये बराबर है किसके x के, हमने ऐसा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दी। जब 10 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पर पहुँच जाएगा कहीं, तो 8.666 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें करना क्या होता है, एक बार पूरी वैल्यू दशमलव से इधर लेके आनी होती है। पूरी वैल्यू कितनी है 86 होती है, 86 है पूरी की पूरी वैल्यू। जब इधर लेके आएंगे दशमलव से तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने इसी संख्या को दोबारा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई इधर भी किया, 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया इधर भी तो ये आ गया 86.666 कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब जब ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली। इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये वाली। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, तो हमारे पास जो है यहाँ बचेगा 90 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मतलब इसका मतलब है 8.6 और ये बचेगा हमारे पास 78। तो 90/78 x की वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ से। ये हो जाएगा कितना 39/45 और यही ऑप्शन का आंसर दिया गया है। ये तो कॉन्सेप्ट के तरीके से हो गया। मैं अब डायरेक्ट बताता हूँ कि आप पेपर में कैसे करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को, आ जाओ। तो x बराबर आ गया हमारे पास 86 के ऊपर बार है, ठीक है। याद रखना जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे, उतने नीचे 9 आ जाएंगे। एक संख्या के ऊपर बार था तो एक संख्या के नीचे 9 आ गया। बिना बार वाली संख्या, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिना बार वाली संख्या जितनी भी होंगी उतने जीरो आएंगे। एक संख्या थी बिना बार की, जीरो आ गया। बात क्लियर है। इसमें से माइनस करेंगे बिना बार वाली संख्या। इसमें से माइनस कर दिया हमने, क्या बिना बार वाली संख्या हमने इसमें से माइनस कर दी, बस। तो अब क्या मिलेगा, नीचे तो 90 ही रहने वाला है और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एक दशमलव भी हट जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 78 ही आएगा और 78/10 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये फिर से यही बन जाएगा 45। समझ रहे हो। तो अगर वैसे करना है पेपर के हिसाब से तो ऐसे समझने के लिए ये है। तो मैंने दोनों ही तरीके आप लोगों को बता दिए कि कैसे कैसे क्या होता है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। बेसिक जानना मेरे हिसाब से थोड़ा ज़रूरी होता है, जिससे कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहेगा लंबे समय के लिए। खैर क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब हम 10 की कर लें क्या। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें क्या, सॉरी 9 की करेंगे ना पहले। 9 तो देख लें। 9 में क्या दिया गया, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 64 पाई। ठीक है जी, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको 64 पाई दे रखा है। देखो एक शंकु है कुछ इस प्रकार से, आधार में इसके तुम्हें दिख रहा है ना एक सर्कल बन रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे जी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 64 दे रखी है। ठीक है, 64 पाई दे रखी है क्वेश्चन में। तो पाई से तो पाई कैंसिल आ गया, तो आर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर भी, तो आर की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये आर 8 आ गई। एच क्वेश्चन में दिया गया है, एच कितनी दे रखी है, एच आपको 7 दे रखी है। कितनी दे रखी है, एच 6 दे रखी है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, एच आपको 6 दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, सी एस से पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की जगह तो पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई हैगा। आर की वैल्यू, अब देखो आर की वैल्यू 8 है, लेकिन हमें एल की वैल्यू नहीं पता, तो एल की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं कैसे। आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा बचपन में, राइट एंगल पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा,
हमारे पास L की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। तो इसका मतलब L की वैल्यू, ये स्लैंट हाइट होती है, ये होती है स्लैंट हाइट, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 80 पाई आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट लगता है तो। ठीक है, निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि 10 में क्या दिया गया है। कह रहा है कि ए 12 दिन में किसी काम को करता है, बी 15 दिन में किसी काम को करता है। ए जो हैगा 12 दिन में किसी काम को करता है, बी जो हैगा 15 दिन में किसी काम को करता है, और सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करते हैं ना, तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। ठीक है, सहायता का मतलब तो यही हो गया ना, सहायता का मतलब तो यही हो गया कि सी की ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम होता है, एलसीएम आ गया 60। बात समझ रही है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, और ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 12 बार। देखो ए करता है, ए का दिख रहा है, ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, और ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 आ गई। तो सिर्फ सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या, ए बी को जोड़ के ए बी इसमें से घटा दें तो सिर्फ सी की एफिशिएंसी बचेगी हमारे पास। क्या बात सही है, तो 4 5 9, 9 इसमें से घटा दिया तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, सी की वैल्यू भी निकाल ली हमने। ठीक है, अब देखो ए बी और सी, तो 4 5 9, 9 3 12, 12 की वैल्यू क्वेश्चन में 480 दे रखी है कि तीनों मिलकर कितने पैसे कमाते हैं, 480 रुपये कमाते हैं। तो 12 चौक 48, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। क्या बात सही है बताओ अब तुम लोग, अरे बात क्लियर हो रही है ना। तो 12 की वैल्यू, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। ठीक है, तो सी की वैल्यू पूछे कि सी कितने कमाता है, तो 40 मल्टीप्लाई कर दो, 120 रुपये कमाता है सी। बात क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलेंगे हम 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया गया है। एक टी शर्ट में छपे हुए मूल्य कितना है, टैग दे रखा है 625 रुपये, लेकिन राजू ने इसे 575 में खरीदी है। तो 625 रुपये तो प्रिंट प्राइस था, उसने 525 रुपये में खरीद ली, तो उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है किस पर, 625 पर। बात समझ रहे हो ना, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया है, 100 का डिस्काउंट मिल रहा है 625 पर, इंटू में 100। तो यही पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज बता दो, ये तो पूछा है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 25 चौक 100, और 25 चौक 100। कुछ गलत कर दिया है, ज़्यादा जल्दी कर दिया ना हमने। 25, अच्छा 575 था, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। एक मिनट रुक जाओ, 625 की तो वस्तु थी, और माइनस कर दो इसमें से 575, तो हमारे पास बचेगा कितना, 25 25 50 बचेगा ना। ठीक है, 50 का डिस्काउंट दिया गया है किस पर, 625 पर, क्योंकि प्रिंट प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इंटू में 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 4 दूनी 8%, कितना आ गया 8%। 8% का डिस्काउंट दिया गया है। तो इतनी बात भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 है ना, साधारण ब्याज के तहत एक, अरे 17 कहाँ, एक मिनट कुछ ज़्यादा जल्दी पहुंच गए भाई, कुछ भी बोल रहे हैं ना। 12 देखेंगे। 12 में क्या दे रखा है, एक आदमी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित स्थान पर जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से मूल स्थान पर वापसी आता है, तो पूरी यात्रा की औसत। देखो कभी भी 2 स्पीड दे के आपसे एवरेज पूछे तो आप लगा देना सीधा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में कितना करेंगे आप लोग, 2 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 50, और डिवाइड बाय कितना 50 30 80, 2 से काटा ये गया 40, 0 से 0 कट दिया है ना, तो ये हो गया 150, और ये हो गया 15, और ये हो गया 2, 75 बटे 2, तो काट दिया तो हमारे पास कितना आ गया 37.5, हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12।
13 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 13 में क्या दिया गया है। 13, हाँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यही है। तो 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो याद रखना 24 बन जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है। माइनस का 9 है, माइनस का 9 कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 15। बात सही है, 15। अब क्या किया, 15 में हम लोगों ने 23 जोड़ दिया। 23 जैसे ही 15 में जोड़ेगा, 23 ही है ना, हाँ जी, 23 जैसे ही 15 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 28 10 38। अब ये हो गया हमारे पास कितना, 38 आ गया। 38 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट में तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई का साइन है। तो 8 2 64 का 4 हो गया, 8 3 24, 24 और 36 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 304 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 14 में क्या दिया गया है आपका। देखो, एक त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती किया जाता है तो एक वर्ष की अवधि में 20,000 रुपये 12% से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो याद रखना, देखो ये क्या कह रहा है, त्रैमासिक रूप। त्रैमासिक रूप का मतलब हो गया कि क्वार्टरली, जो पैसा ब्याज दिया जा रहा है वो क्वार्टरली दिया जा रहा है, बात समझना। तो अगर क्वार्टरली दिया जा रहा है तो हर कितने महीने में दिया जाएगा, हर 3 महीने में, 3 महीने में ब्याज पैसा दिया जा रहा है ब्याज का, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब भी त्रैमासिक देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट को क्या करेंगे आप लोग, रेट को 4 से भाग करेंगे, रेट को 4 से नहीं 3 से भाग करेंगे, सॉरी, रेट को 3 से भाग करेंगे। ठीक है, और टाइम को क्या करेंगे, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी त्रैमासिक देता है तो, कभी भी तिमाही देगा तो रेट को 3 से भाग करेंगे, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो रहा है भाई आज ये, ठीक है ना। और यदि छमाही दे रखा होता तो 2 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से भाग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए वैसे, लेकिन वो चैप्टर में ही यहाँ पर बताने लग जाऊँगा तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाने वाली है ना। तो इसलिए सिर्फ इतना याद रखना, छमाही दे रखा हो तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं रेट को, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि हमें दे रखा हो क्या, तिमाही दे रखा हो, तिमाही, तो क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से भाग करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया कितना, 3 ईयर आ गया, 3 ईयर। तो टाइम 3 ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। क्यों, 12 से भाग कर रहे हैं हम 3 को, ठीक है, 12 से, तो 4% हमारे पास ये बना। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि CI बताओ। ठीक है, पैसा कितना है हमारे पास, 20,000 रुपये है, 20 है। तो 20,000 का 4% कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800 रुपये हो गया, ये भी 800 रुपये हो गया और ये भी 800, 3 बार लिया क्योंकि 3 साल था। पहले 2 वर्ष का CI निकलेगा। तो 8 चौक 32, 4% निकाला, इसका 32 रुपये हो गया। इसको जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर हो रहा है 832। अब 832 का भी 4% निकाल दिया तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 12 का 2 आ गया, 8 चौक 32, 32 और 1 33 आ गया। हमने इसका 4% निकाला है, यहाँ पर लगी दशमलव। अब बस इसको जोड़ लो, ठीक है। तो 2400 तो ये हो गया, 2400 ये हो गया। अब इसको भी जोड़ो, इन दोनों को, तो ये हो रहा है 32 और 33 कितना हो रहा है, 32 दूनी 64, 64 और 1 65। उसने अप्रॉक्स में आपसे पूछा है तो आप अप्रॉक्स में बता दो, दशमलव की छोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 65 आपका उत्तर हो सकता है। कुछ दे रखा है क्या 24 65 जैसा, देखो 24 65 के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, तो 2500 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा, 2510 अप्रॉक्स में दे रखा है, तो आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई आंसर नहीं बनेगा 2510 जैसा। तो उसने बोल रखा है निकटतम पूर्णांक का सही पूछा है, उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो आप 2465 मतलब कि 2510 लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब खुद भी इन चीज़ों को ध्यान से देखो, एनालाइज करो। अगर ये पेपर में आएगा और तुम वहाँ ढूंढने लग जाओगे 2510 कहाँ है, कैलकुलेट करो, खुद से आएगा नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करोगे, उसके अप्रॉक्स देखो और लगाओ और चलते बनो, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 14 नंबर कर लिया है हमने। अब चलते हैं, 1 मिनट, मैंने आपको सारे करा रहा हूँ ना सीक्वेंस से, 1 मिनट का समय देना मुझे।
12 के बाद मैंने आपको 13 करा दिया ना, हाँ जी 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, हाँ जी 15। 15 क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे सबसे पहले तो, ठीक है, और करने की भी कोशिश करोगे। इसने क्या दे रखा है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा में प्रकाशक को कागज़ की लागत के रूप में 46,200 का भुगतान करता है, किसमें, कागज़ की लागत के रूप में 46,200 का भुगतान करता है, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली बाइंडिंग लागत की राशि क्या होगी। तो ज़रा ध्यान से देखो, पुस्तक कागज़ के लिए लागत कितनी थी, कागज़ के लिए लागत थी आपका कितना, 35%, ठीक है, और बाइंडिंग का कितना दे रखा है आपको, बाइंडिंग का दे रखा है आपको 10%। तो 35% की वैल्यू दे रखी है, 10% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे करना था आपने। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 35% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 46,200, 46,200, ये 35% की वैल्यू और 10% की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 छिंग 42 और 7 छिंग 42, ठीक है, 66 दूनी 10 हो गया, है ना, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे बस। है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 15 था। अब चलते हैं 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, कह रहा है एक कक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा था। इतना गिनने के बाद पता चला कि छात्र का औसत अंक 98 के बजाय कितना हो गया, 57 हो गया। तो कक्षा का वास्तविक औसत ज्ञात करना है। देखो कक्षा में, नीचे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, ठीक है, पहले 52 छात्रों का औसत जो था हमारे पास वो कितना था, 82.25, ठीक है, ये औसत दे रखा है आपको, ठीक है। बाद में क्या पता चला, बाद में पता चला कि लिखना क्या था, 98 लिखना था, ये लिखना था, ये लिख दिया। तो इसका मतलब औसत बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना, एक तो ये हो गया और यहाँ पर 4, 41 बढ़ेगा। अब 41 का औसत बढ़ेगा किस पर, 52 नंबर पर। क्या बात समझ रहे हो। तो 52 को भाग कर दो, हम कर रहे हैं 41 से, तो यहाँ 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ज़्यादा हो जाएगा ना, 40 और 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 7 बार ले लो, 7 बार ले लो, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक जा रहा है क्या, या एक बार 8 बार ले जाके देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 40 ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 बार ही ले जाओ, चलो 7 दूनी 14 के 4 हो गया, 7 पंजे 35, 35 और एक 36 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 36 और 10 कितना होता है, 36 और 10 46 हो गया, 36 10 40 हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है। दशमलव लग रहा है, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 8 पंजे 40, 9 बार चला जाएगा क्या, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो ये 9 बार ले जाओ, 9 दूनी 18 की 8 आ गया, 9 पंजे 45, 45 और एक 46 आ गया, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये 8 बार ही जाएगा, तो 7.8 आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है। देखो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू निकल के आई काटने के बाद, तो ये एवरेज के साथ बढ़ जाएगी। एवरेज हमारे पास टोटल कितना था, 80 दिस था, है ना, और इसमें 7.8 जोड़ दिया जाए, 8 5 13, 7 2 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा, 83.3, तो अप्रॉक्स में ही जाएगा जो भी जाएगा। तो हमारे पास एवरेज कितना हो गया, एवरेज इतना हो गया। तो बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। देखो ये क्या था, इतना एवरेज बढ़ा है, तो इतना एवरेज बढ़ा है, तो इसका मतलब 52 संख्याओं में बटेगा, तो बटने के बाद हमारे पास 0.7 सबके पास फालतू हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें एवरेज में जोड़ दिया, तो हमने एवरेज कितना आ गया, 83.03 अप्रॉक्स में लगाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे अप्रॉक्स में निकल के आ रहे हैं। कभी आप तुम वहाँ पर लड़ने लग जाओ, नहीं जी आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो अप्रॉक्स में लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या दिया गया है, कह रहा साधारण ब्याज के तहत कौन सी वार्षिक किस्त 8% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 31,500 रुपये के साथ ऋण का भुगतान करेगी। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान देना मेरी बात पे। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये इनिशियली मान लिया, और हमेशा आप 100 रुपये ही मानेंगे। कभी भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा और अमाउंट देके आपको किस्त बोलेगा तो 100 रुपये ही मानना,
ठीक है, 3 वर्ष थे इसलिए मैंने 3 बार मान लिया। तो एक चीज बताना, 300 रुपए का 8% से कितना बनेगा पैसा, तो 24 8 24 ब्याज जो बनेगा 24 रुपए बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ 300 इसमें और जोड़ दूं तो 324 रुपए देने होंगे। क्या बात सही है? टोटल 3 साल बाद 324 रुपए देने होंगे। लेकिन उसने कहा कि ये मुझे किस्त में चाहिए, किस्त में चाहिए तो आप क्या करोगे, देखो इस बात को थोड़ा सा समझना। जब पहली किस्त दी जाती है ना, तो पहली किस्त क्या होता है, जैसे आपने बाइक वगैरह फाइनेंस की तो पहली किस्त स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं आपसे कि हाँ जी पहली किस्त हो गई। तो पहली किस्त, जबकि उस पैसे का आपने प्रयोग ही नहीं किया, ठीक है, उस पैसे का प्रयोग ही नहीं किया, तो उस पर ब्याज कैसा, तो 100 रुपये उधार दिए थे तो 100 रुपये आपने उसकी वापसी दे दिए, इसका मतलब 100 के 100 ही जाएंगे। दूसरे वर्ष में क्या होगा, आपने उधार जो लिया हुआ है उससे पैसा 200 रुपये लिया है, तो 200 रुपये का 8% कितना हो गया, 200 रुपये का 8% होगा 16, ठीक है। तो इसका मतलब 116 रुपये अगली किस्त दोगे आप उसे, बात समझ रहे हो। तीसरे वर्ष में उसके आपके पास बचे 100 रुपये, 100 रुपये पे 8% लगेगा और ये वो हो जाएगा कितना, 108 रुपये। बात समझना, थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लग रही हो समझने में, अगर समझ आ रही है तो ठीक है, कभी चैप्टर करेंगे तो डिटेल में टाइम लेके बताऊंगा, क्योंकि जब भी समझ आएगा थोड़ा सा टाइम लेके, है ना। अदरवाइज आप इसे फिलहाल के लिए रट भी सकते हैं कि कभी भी आएगा 100 लेके आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो देखो 324 ही आ रहा है हमारे पास, और 324 से भी ऊपर भी निकाला था हमने, ये 324 रुपये क्या है, ये अमाउंट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आया है, अमाउंट। तो अमाउंट उसने दिया गया है क्वेश्चन में कितना, इतना दिया गया है, तो 324 की वैल्यू ये आ रही है कि यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम इसको, इंटू में 100 भी कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास एक किस्त निकल करके आ जाएगी। क्या बात समझ आ रही है यहाँ से? तो इसको कैलकुलेट और कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका अप्रोक्स में आएगा 9540, जो किसके नजदीक हैगा, जो 9540, हाँ 9540 अप्रोक्स में आंसर आएगा, जो भी है काट के आप ला सकते हो। तो आंसर किसको लगाएंगे हम, 9569 आपका दिया गया है, और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि अप्रोक्स में ही लेके आओ। कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने भी महसूस किए होंगे कि अधिकांश क्वेश्चनों के आंसर जो आ रहे हैं अप्रोक्स में आ रहे हैं, तो कभी भी क्वेश्चन से लड़ना नहीं है मेरे हिसाब से। तो पेपर में भी देखा अप्रोक्स में आंसर आ रहा है, टिक किया और आगे बढ़ गए, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। समझ आया होगा, नहीं आया तो मैंने बताया ना आपको, जब भी कभी चैप्टर करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। परिसर ए और सी द्वारा दिए गए टीवी धारावाहिक का औसत और BDE द्वारा देखे गए टीवी धारावाहिक का औसत का अनुपात पूछा। तो आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए का निकालना है, ए और सी को जोड़ लो, और ए और सी को जोड़ लो। ये इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, देखो मैं बताता हूँ। ए और सी को जोड़ो, 2 से भाग कर दो और लिख लो, ठीक है ना। ए और सी को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, इसका एवरेज निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, बी सी डी को जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे और उसका एवरेज निकल जाएगा। दोनों के एवरेज का औसत निकाल दो, दोनों सॉरी रेशो निकाल लो, रेशो पूछा है ना, रेशो निकाल दो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने खुद से दे दिया है होमवर्क के लिए, खुद से करने की इसे कोशिश करना। आसान था, कुछ भी था नहीं। एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि संख्याओं की संख्या, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और देखते हैं कि 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ए और बी, ए ठीक है, ए और बी, ए रेसो बी की वैल्यू दे रखी है आपको 7 9, ठीक है। और सी डी की वैल्यू दे रहा है, और सी डी की वैल्यू कितनी दे रहा है ये आपको क्वेश्चन में, सी रेसो डी की वैल्यू जो दे रहा है आपको वो दे रहा है 2a रेसो 3b। अब एक चीज़ देखना, ए की वैल्यू, अब यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ए की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 2 × 7, और इसके बी की मल्टीप्लाई 3 × 9 कर देते हैं, तो ये हो गया 14 और ये हो गया हमारे पास 27। तो सी की वैल्यू और डी की वैल्यू हमने निकाल दी, ये वैल्यू हो गई सी की और ये वैल्यू हो गई डी की। क्या बात समझ रहे हो। और ए की वैल्यू तो ये है और बी की वैल्यू ये है, तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना जो पूछा गया है उसमें। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है ए सी, तो ए देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 है, तो हमने यहाँ पर लिख दी।
ठीक है, अनुपात पूछा है तो अभी नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। बी कितना है हमारे पास 9 है और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 27 है। बस इसका रेशो पूछा है तो किससे काटोगे अब? किसी से भी नहीं करेगा कटेगा। 14 सत्ते 98 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 9 सत्ते 63 का 3 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है 18 6 24 होता है। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इतनी बात भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे हिसाब से आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हो वैसे तो, चलो मैं कराई देता हूँ। ठीक है, तो देखो ए बी सी की तो वैल्यू आपको दे रखी है तो सीधी सीधी रखनी है। ए की वैल्यू आपको दिख रही है क्वेश्चन में 3 है तो 3 ऊपर रख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है तो हमने 7 नीचे रख दिया। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है कि बी की वैल्यू दे रखी थी 7 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? सी की वैल्यू जो दे रखी है आपको क्वेश्चन में वो 9 दे रखी है। ठीक है, और सी की वैल्यू हमें 9 दे रखी हैगी और ए की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी 3। बस जैसे जैसे उसने कहा मैंने वैल्यू रख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो नीचे वाली वैल्यू को ना बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 63 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 निम 63, 9 तिया 27 यहाँ पर बना है हमारे पास। तो यहाँ पर भी 63 की मल्टीप्लाई होगी तो 9 सत्ते 63, 7 7 49 हमारे पास यहाँ बना है। यहाँ भी 63 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21, 9 कम 9 9 दूनी 18 यहाँ पर बना है। तो 27 49 18 आप लोगों का 89 189 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं, बात बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा पेपर किया जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, श्योर।